ठीक है, तो बस बात नहीं करें। तो इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट प्लांट हार्मोन कौन सा बचा है? इथाइलिन। एंड बाय द वे मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि इथाइलिन जो होता है ये इनहिबिटरी हार्मोन है कि स्टिमुलेटरी है, इसका ड्यूअल रोल है। ये डिपेंड करता है कि इसकी मूड क्या है। इसका मूड अच्छा है तो ये प्रमोटिंग होगा, मूड ख़राब तो इनहिबिटरी हो जाएगा। तो जो इसके मूड पे फंक्शन चेंज होते हैं, बाय द वे आपके सिलेबस के अंदर ज़्यादातर जो फंक्शन है वो कौन से दिए हुए? स्टिमुलेटरी दिए हुए। ज़्यादातर फंक्शन स्टिमुलेटरी दिए हुए है ना। चलो देखो इधर, तो नेक्स्ट हम लास्ट हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इथाइलिन। और एक ऐसा इकलौता हार्मोन जो आपको कैसा दिखाई देता है? गैशियस नेचर का दिखाई देता है। और बाय द वे इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आपके कज़न है, तो आपके कज़न ने क्या डिस्कवर किया था? इथाइलिन। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम है कज़न। मतलब सोचो इसके पेरेंट कितने क्रिएटिव होंगे। बच्चे का नाम क्या रखें? कज़न। बस ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो वो तो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, कि एक फ्रूट की टोकरी थी जिसमें बहुत सारे सेब थे। एक सड़ा हुआ सेब बाकी सबको पका देता है, सड़ा देता है। एक खराब मछली तालाब में पूरे तालाब को खराब कर, वो एग्जैक्टली इथाइलिन के बारे में बातें हो रही थी। वो सारी बातें किसके लिए थी? इथाइलिन के लिए। तो इन्होंने भी क्या किया था, है बात नहीं करें। मान लो कि ये क्या है? सेब बिल्कुल नहीं है, दिस इज ऑरेंज। ओए बात नहीं, मैंने लिखा है ना ऑरेंज। और ये कैसा दिख रहा है आपको, पका हुआ कि कच्चा? ये पका हुआ है भैया। होए, तो ये कौन है? पके हुए ऑरेंज ही है। और ये क्या है? बनाना। पर ये कच्चा है, तो दिस इज अनराइपन बनाना हो गया। तो उन्होंने क्या किया था, जो पके हुए ऑरेंज के साथ जब कच्चे बनाना रख दिए तो बनाना भी क्या हो गए? पक गए। तो इसमें उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो इसमें से गैशियस हार्मोन इधर जा रहा है, जो इसमें क्या कॉज कर रहा है? इसमें राइपनिंग कॉज कर रहा है। अरे भैया चुप हो जाओ। तो इसमें क्या कॉज कर रहा है? राइपनिंग कॉज कर रहा है। कोई परेशानी इसमें नहीं। तो इस तरह से सबसे पहला वन एंड ओनली हम बोल सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो इकलौता गैशियस हार्मोन है वो कौन सा है? इथाइलिन है। बात नहीं करिए आप। ओए नहीं आती है ड्राइंग, इसमें क्या है? इतना क्यों इमोशनल हो रही हो? मैं 12th में बड़ी भोली थी, याद है मैंने बताया था अपनी प्रैक्टिकल फाइल का। मैंने प्रैक्टिकल फाइल वाली स्टोरी नहीं बताई। 12th में ना प्रैक्टिकल फाइल बनानी थी, मैंने आर्टिस्ट से बनवा दी थी और उसने आर्टिस्ट ने 300 रुपये लिए थे। और मतलब इतना खतरनाक। अब आर्टिस्ट जब डायग्राम बनाएगा तो तुम सोच सकते हो कैसे बनाएगा। मुझे वाइवा ने पूछ ही लिया, बेटा सच में तुम इतना अच्छा ड्राइंग करती हो? और मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा हाँ सर। ऐसा अपन को लगता है कि हम बड़ों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऐसा हमको लगता है, जो होता नहीं है, क्योंकि वो हमारे फेस से निकल चुके हैं। तो उनको कभी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करी। तो फिर उन्होंने मेरी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी नहीं थी उसको देखा, ठीक, पर वो इतने अच्छे आदमी थे ना कि बोले नहीं कुछ। तो समझ सकते हो कि मतलब बचपन, ठीक है। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बना देती फाइल उसने। खैर, तो बायोसिंथेसिस की बात करें तो ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जिसका नेचर कैसा होगा? गैशियस नेचर होगा। और इथाइलिन का फॉर्मूला जो है वो C2H4 या फिर आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इसका नेचर जो है वो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ है। तो इसका हाइड्रोकार्बन नेचर हो जाता है। बात नहीं।
चलो बस बायोसिंथेसिस के बारे में इतना ही था। और इसकी साइड तो आप लोग जानते हो, जो भी पके हुए जो फ्रूट हैं या जो ओल्डर लीफ है उसमें से ये गैशियस हार्मोन रिलीज होता है। अब इसके फंक्शन आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज द ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स नहीं, 3 तलाक की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ट्रिपल रेस्पॉन्स की बात हो रही है। तो ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या होता है, इसको याद करने के मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। सीड का जब जर्मिनेशन होता है ना, तो जर्मिनेशन होने पर प्यूमुल बनता है। क्या बनता है? अब आप लोग जानते हो कि रेडिकल के ऊपर तो रूट कैप होता है जो उसको सॉइल के फ्रिक्शन से बचाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि सीड मान लो सपोज करो ये है और ये सॉइल का लेयर है, प्यूमुल के ऊपर तो कोई कैपिंग होती नहीं है। तो जब वो बाहर आएगा तो आपको नहीं लगता है सॉइल के पार्टिकल, जब तक वो पूरा सॉइल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक सॉइल के पार्टिकल उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएंगे, है ना। बस इसी फ्रिक्शन से बचने के लिए वो क्या करता है, देखो जो प्यूमिल होता है जिसके अंदर यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, तो इसको भी पता है कि जब मैं ऐसे ग्रो करूँगा ऊपर की तरफ तो सॉइल के पार्टिकल से फ्रिक्शन लगेगा और मेरा मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, ऐसे ना करके वो इस पार्ट को ऐसे कर लेता है। होता है ना, जब तुमको कोई मारने आता है तो तुम लोग क्या करते हो, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, हैं कि भाई कहीं मुंह पे नहीं लगे तो सर आगे कर लेते हो, हैं। तो एग्जैक्टली तो इस केस में हुआ क्या कि इसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कहाँ पे चला गया, अब ये प्रेशर यहाँ चला जाएगा। तो इसमें मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है डायरेक्टली उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना, तो पहला हो जाएगा हुक फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, अपाइकल हुक फॉर्मेशन। और फिर ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, और ज़्यादा स्वेल हो जाएगा। तो स्वेल होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, इसमें स्वेलिंग ऑफ एक्सिस हो जाएगा। एंड प्यूमुल जब बनता है तो प्यूमुल पहले ऐसे ग्रो करता है, जैसे ये तो रेडिकल हो गया जिसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है। अब पहले प्यूमुल ऐसे ग्रो करेगा, फिर ऐसे ग्रो करेगा, फिर ये टिप वाला पार्ट जो है वो स्वेल हो जाएगा एंड फिर ये क्या होगा, टर्न हो जाएगा इस तरह से, है ना, कर्ल हो जाएगा। तो पहले देखो ये क्या हुआ, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, फिर दूसरा क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एंड तीसरा क्या हुआ यहाँ पे, अपाइकल हुक फॉर्मेशन। तो इसको ऐसे इस तरह से याद कर लेना। तो ट्रिपल रेस्पॉन्स के अंदर क्या क्या होता है, पहला होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में आपके दिमाग में बेटा ब्रांचेज आती है, तो आपको क्या लगता है कि ब्रांचेज जो है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है कि अपोजिट टू ग्रेविटी? अच्छा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है कि नेगेटिव? कुछ नहीं होती है, वो ग्रेविटी इनसेंसिटिव होती है, ब्रांचेज हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, हमने पढ़ा था कि स्टेम और रूट के नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रेविटी होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन। और इसी ब्रांचेस के अंदर ग्रेविटी को नील कौन करता है, इथाइलिन। नील कॉल करेगा इथाइलिन, है ना। चलो, तो एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, दूसरा हो जाएगा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और तीसरा हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, अपाइकल हुक फॉर्मेशन। तो इन्हीं को तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रिपल रेस्पॉन्स बोलते हैं। फिर दूसरा इसका काम क्या होता है, यहाँ पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब आप लोगों ने घर में कभी पाइनएप्पल लेके आए हो और कभी एप्पल लेके आए हो, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, टमाटर, चेरी। तो आपने देखा होगा पाइनएप्पल को आप करीबन 1-2 महीने भी रख दो तो कुछ होता ही नहीं है, उसको ख़राब ही नहीं होता है। जबकि वहीं पे एप्पल को आप 10 दिन के लिए रख दो, सड़ने शुरू हो जाते हैं, टमाटर सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका सड़ने कौन रेस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन रेस्पॉन्सिबल है। पर पाइनएप्पल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इथाइलिन सभी फ्रूट्स के अंदर राइपनिंग नहीं करवाता है, इथाइलिन सभी फ्रूट्स में राइपनिंग नहीं करवाता है। अच्छा, इथाइलिन की वजह से होता है कि राइपनिंग हो जाती है, फ्रूट सड़ने शुरू हो जाते हैं। सड़ने का मतलब क्या है एक्चुअली, खराब होने का क्या मतलब है? फ्रूट्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारा प्लांट का स्टोर्ड फूड है, प्लांट की सेल्स है, और प्लस वहाँ पे बहुत सारा खाना इकट्ठा है। यही हुआ ना। अगर वहाँ पे खाना ख़त्म हो गया तो
फ्रूट खत्म, सेल्स को खाना फिर मिलेगा नहीं और फिर प्लांट की सेल मरना शुरू हो जाएगी और मरने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, बास मारना शुरू करता है, बैक्टीरिया भी ग्रो करने शुरू हो जाते हैं फिर फाइनली वहाँ, है ना। तो अब वो खाना गया कहाँ पे, जो प्लांट की जो सेल्स होती है, सेल्स रेस्पिरेशन के अंदर उस खाने को सारा कंज्यूम कर जाती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फ्रूट इथाइलिन बेसिकली फ्रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से फूड का कंजप्शन बढ़ जाएगा, फ्रूट में से फूड जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, एंड फूड जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब खाना ख़त्म, प्लांट सेल्स को खाना मिलेगा नहीं, प्लांट सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा नहीं, प्लांट की सेल मर जाएगी, मरी हुई सेल जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है और फिर जिसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी फिर, और फ्रूट हम बोलते हैं क्या होते हैं, सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इथाइलिन हार्मोन जो है वो बेसिकली यहाँ पे राइपनिंग के दौरान रेस्पिरेशन रेट को क्या कर देता है, हास्टन कर देता है। हास्टन मतलब इंक्रीज कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो इसमें रेस्पिरेशन रेट, और वो भी मैं राइपनिंग के दौरान की बात कर रही हूँ। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते क्या है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, या क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक या क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और इसमें दूसरी तरफ आपने देखा है कि इसका कुछ अदर नो रोल इन राइपनिंग। तो कुल मिला के इथाइलिन जो है वो बेटा सभी फ्रूट्स के अंदर राइपनिंग कॉज नहीं करवाता है। और कौन से फ्रूट को राइपनिंग नहीं करवाता है, तो आपने सुना होगा पाइनएप्पल। जो भी ऐसे फ्रूट जिनको आप घर में बहुत लंबे समय तक रख सकते हो, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ऐसा रख सकते हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे इथाइलिन राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट इसके अलावा आपने जानते हो कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है, और क्या लिखा था, टमाटर, और बाकी जो भी आप जानते हो वो सारे यहाँ लिख देना। तो इनके अंदर ये इथाइलिन क्या करता है, कॉज करता है। और बाय द वे हम लोग भी, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप फ्रूट जब पूरी तरह से पक जाए और फिर उनको पेड़ों से हटाओ और फिर उनको जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे, तो हो सकता है कि मान लो यूपी बिहार से अगर कोई फ्रूट अगर हिमाचल आ रहा है, तो बेटा उस ट्रक को यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है कि शायद टाइम लगेगा, कितना, 5-7 दिन तो लगेंगे। या हिमाचल से फ्रूट को नीचे प्लेन में जाने में भी 5-7 दिन लगेंगे ट्रक को। तो उसमें अगर आपने पके हुए फ्रूट अगर सीधे अंदर रखे गाड़ी में, तो पूरे पहुँचते पहुँचते सड़ जाएंगे, है ना। तो कभी भी ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल पके हुए फ्रूट्स का नहीं होता है। तो कैसे किया जाता है, कच्चे फ्रूट्स, है ना, जैसे बनाना हो गया या फिर जो पपाया हो गया, जो हरे पपाया होते हैं ना कच्चे, उनको ही तोड़ के सीधा ट्रक में रख दिए जाते हैं, एंड फिर उसके बाद में उनको टारगेट साइट तक पहुंचा दिया जाता है। फिर आपने देखा होगा यहाँ पे भी कोल्ड स्टोर बना हुआ है, उस कोल्ड स्टोर में ले जाके उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। कोल्ड स्टोर मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, एंड लो टेम्परेचर के ऊपर उनको रख दिया जाता है। एंड फिर जब कभी भी मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, है ना, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड उनको थोड़ा थोड़ा पकाया जाता है, एंड पका के फिर उनको जो है सप्लाई कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। तो नाउ क्वेश्चन, उनको पकाओगे कैसे, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इथाइलिन, लिखी क्या रखा है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट कॉज करता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इथाइलिन यूज़ करते हैं। पर इथाइलिन गैशियस फॉर्म होता है और एक होता है लिक्विड फॉर्म। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं एथेफॉन, इथेफॉन, है ना, इथेफॉन होता है लिक्विड वर्जन ऑफ इथाइलिन। गैशियस क्यों नहीं, सोचे। लिक्विड फॉर्म ऑफ इथाइलिन यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, इथेफॉन, ठीक है, इसको याद रखना काम का ये। गैशियस फॉर्म क्यों नहीं, देखो एक तो प्रॉब्लम होती है, गैसेस तो डिफ्यूज हो जाती है। मान लो गलती से थोड़ा सा दरवाजा अगर कहीं खुला रह गया तो वहाँ से तो गैसेस सारी डिफ्यूज हो जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसमें केस में, है ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो गैसेस है, तो आपके पास जो फ्रूट होगा, फ्रूट का बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो तो गैस के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो क्या होगा, फ्रूट बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा पड़ा रहेगा, है ना। जबकि ये कौन सा है इसका, लिक्विड फॉर्म,
अब लिक्विड फॉर्म का फ़ायदा क्या होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, और एब्जॉर्प्शन होगा तो पूरे फ्रूट में इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो राइपनिंग भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। पूरा फ्रूट एक तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से पक जाएगा, कोई परेशानी। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं इसमें, लिक्विड फॉर्म। तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा होगा रेडिली एब्जॉर्ब, रेडिली एब्जॉर्ब एंड यूनिफॉर्म राइपनिंग होती है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म। कोई परेशानी यहाँ पे ना हो। तीसरा काम पढ़ते हैं इसका। तीसरा, मेन एब्सिशन हार्मोन कौन है? अब आपको मैंने ये सेम टू सेम चीज़ पढ़ाई थी कहाँ पे, ऑक्सीन के अंदर। कहाँ पढ़ाया था कि यंगर पार्ट के अंदर ऑक्सीन जो है वो एब्सिशन को रोकता है, पर ओल्डर पार्ट के अंदर क्या करेगा ये। अब ओल्डर पार्ट भी कौन से वाले, एक तो लीफ और दूसरा फ्लावर, फ्रूट में कौन कौन से, मेन इन लीव्स एंड क्या हो गया, फ्लावर। तो क्या इसको हम एंटी नहीं, लाइक ऑक्सीन लिख सकते हैं, लाइक ऑक्सीन। तो ये सिनर्जिज्म हो गया ना, सिनर्जिस्ट, एक जैसा जिनका काम होता है। अच्छा, इसके अलावा इसका मैं शायद रीज़न भी आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, फिर एक समय आएगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई, एंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा तो वो खुद क्या करता है, इथाइलिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, एंड फिर इथाइलिन इज अ मेन एब्सिशन हार्मोन। कोई परेशानी। इसके अलावा इसका काम होता है प्रिवेंट फ्रॉम ये वाटर लॉजिंग से कैसे बचाता है। जैसे आपने मान लो कि कोई खेत था, आपके पापा ने आपको बोला कि मोटर जो है पानी की वो 1 घंटे चलाना। आपने मोटर ऑन किया, 5 घंटे के लिए आप कहीं खेलने चले गए, फिर या आप आए और देखा कि पूरा खेत पानी में डूबा हुआ है। चिंता नहीं करें, इथाइलिन आपकी मदद करेगा। भगवान ने, कौन, अभी फ़िलहाल आपकी इथाइलिन मदद करेगा। अब इथाइलिन कैसे करता है मदद, देखिए। जैसे मान लो कि ये पानी का लेवल है, या बरसात का टाइम है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बेचारे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। जैसे ये प्लांट है, ये आपको लीफ दिखाई दे रही है इसकी छोटी छोटी, और ये इसके रूट आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पानी जो है फील्ड के अंदर एक्सेस में हो गया, वाटर लॉजिंग हो गया। अब इसमें बचाएगा कैसे, तो ज़रा देखिए। क्या हुआ, तो एक तो आपने नोटिस किया कि इसके अंदर इंटरनोड की लेंथ क्या हो गई, और इंटरनोड की लेंथ बढ़ते ही आपने देखा होगा कि पत्तियां जो है, लीफ जो है वो पानी से बाहर आ गई। और दूसरा, जो लीफ पानी के अंदर रह गई तो उनकी पिट्यूल की लेंथ क्या की, इसने बढ़ा दी। तो एक तो पिट्यूल की लेंथ बढ़ने से भी लीफ क्या हो गई, बाहर आ गई। लीफ लेमिना वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, पानी से बाहर आ गया। तो इस तरह से क्या कर रहा है? तो इसमें इंटर नोड की लेंथ को ये इंक्रीज करता है, और दूसरा ये पिट्यूल का इलोंगेशन कॉज करता है। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों का पेट दर्द हो रहा होगा इस बात पे कि मैडम इंटरनोड की लेंथ बढ़ाना तो जिब्रेलिक एसिड का काम है, और यहाँ पे पहली बार इंटरनोड की लेंथ और कौन बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, इथाइलिन। और ऐसा क्यों बताओ, ये सिर्फ वाटर लॉजिंग में ही क्यों करता है इलोंगेट, बाकी हवा में तो बहुत सारे प्लांट आपको और दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ ये इंटरनोड की लेंथ क्यों नहीं बढ़ाता है। कॉमन सेंस की बात है कि इथाइलिन गैशियस हार्मोन है, तो अगर हवा में होगा तो डिफ्यूज़ ही हो जाएगा, तो इसलिए वो इंटरनोड की लेंथ हवा में नहीं बढ़ाएगा। बट आपने देखा है कि यहाँ तो पानी में डूब गया प्लांट, और पानी में जब डूब गया तो यहाँ पे जब इथाइलिन बनेगा तो इथाइलिन तो गैसेस होती है, गैसेस पानी में डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगी। इस वजह से पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं उनकी इंटरनोड लेंथ बढ़ाने में कौन मदद करेगा, इथाइलिन भी मदद करता है। कोई परेशानी इसमें, क्योंकि पानी के अंदर गैसेस जल्दी से डिफ्यूज़ आउट नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके अलावा अब तक आपने पढ़ा होगा कि ये लिख लेना आप, लाइक जी हो जाएगा,
पर ध्यान रखना वो भी ओनली सिर्फ का पानी के अंदर, हवा में नहीं, क्योंकि हवा में तो इथाइलिन गैसेज होती है, गैसेज का डिफ्यूजन हो जाता है। अब तक आपने पढ़ा था सीड का जर्मिनेशन, है ना, तो ये भी क्या करता है, इट ऑल्सो प्रमोट सीड जर्मिनेशन। पर सीड जर्मिनेशन भी सिर्फ कहाँ पे, एग्जाम्पल याद रखना, पीनट, वो भी कैसे, देखो मूंगफली ज़मीन के अंदर लगती है और ज़मीन में गैसेस डिफ्यूज़ नहीं हो पाते, तो इसलिए पीनट के अंदर ये सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लाइक जी ये बोल सकती हूँ, लाइक जिब्रेलिक एसिड, है ना। इसके अलावा अभी सबने नोटिस किया होगा बरसात नहीं सर्दियों के टाइम घर में आलू रखे होंगे, उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई होगी, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट स्प्राउटिंग इन, कहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ऑक्सीन के अंदर पढ़ाया था कि ऑक्सीन क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है ना, पर बाय द वे पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता कौन, इथाइलिन। अभी मैं फिर बोल रही हूँ कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी and the maximum concentration of the oxygen induce the formation of ethylene and the ethylene is responsible for the flowering in pineapple। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम हो जाएगा फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो यहाँ पे हम आगे लिख देते लाइक ऑक्सीजन। पाइनएप्पल के अलावा इसमें एक और याद रख लेना, मैंगो, आम के अंदर भी ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है। ठीक है, हाँ यहाँ तो इंड्यूस करवाते हैं, बट कॉटन, चेरी और वॉलनट में ये फ्लावर्स में एब्सेशन कॉज करवाता है, उल्टा हो गया, यहाँ पे कॉज एब्सेशन इन फ्लावर्स ऑफ कौन कौन, चेरी, कॉटन एंड वॉलनट। ठीक है, और इसके अलावा और क्या काम होते हैं इसके, और कोई काम है, नहीं वो लिख दिया मैंने, डीप वाटर, हाँ कुकम्बर वाला ना, हाँ। तो इसमें इट इंड्यूस फीमेल फ्लावरिंग इन कुकम्बर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुकम्बर वाला। तो कॉमन सेंस की बात है कि फ्रूट जो है वो कहाँ से बनते हैं, ओवरी से, एंड ओवरी किसका पार्ट होता है, फीमेल फ्लावर का। तो कॉमन सेंस की बात है कि कुकम्बर में जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर होंगे उतना ज़्यादा ओवरी होगा, उतना ज़्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से इसके अंदर जो ईल्ड है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना, ईल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, है प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ बचा है इसमें, नहीं शायद हो गए सारे, हैं। अच्छा हाँ, ये मैंने लिखा था ना प्रमोट स्प्राउटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बर्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ना, स्प्राउटिंग का मतलब, तो ये इट ब्रेक बर्ड डॉर्मेंसी, कोई परेशानी, ठीक है। तो मुबारक हो, इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, इथाइलिन, लिख लो।